नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी जायका में आपका हार्दिक स्वागत है। और बुरहानपुर से मैं हूं गणेश कुमार बाविस्कर। इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में। यह वही शाहपुर है जो खंडवा लोकसभा में जिसकी अहम भूमिका होती है। सांसद चुनने में इस शाहपुर की अहम भूमिका मानी जाती है। और ये वही शाहपुर है जिसकी मिट्टी में दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जन्मे थे, जो खंडवा लोकसभा सीट से करीब 6 बार वो सांसद पद पर रहे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई संगठन के पदों पर वो आसीन रहे और भाजपा को मजबूत बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद में उनके सहपाठी ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया गया और उन्होंने उपचुनाव लड़ा, जो भारी मतों से विजयी हुए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार ज्ञानेश्वर पाटिल पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है और भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। उन्हीं के प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस के नरेंद्र पटेल जो है वो उनके सामने मुकाबले के लिए तैयार है। इस वक्त हम जो है वो चुनावी जायके के कार्यक्रम में आपसे चर्चा कराएंगे जनता की, कि जनता आखिर जो है वो क्या चाहती है। यहाँ की जनता, शाहपुर की जनता के मन में क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो जो है वो 13 मई को ईवीएम में फैसला कैद होगा। लेकिन उसके पहले जनता के मन में क्या चल रहा है? जी दादा, क्या चल रहा है जनता के मन में? इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो कैसा रहेगा? हर 5 साल के बाद ये चुनाव का सब महापर्व आते रहता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव। 2014 से 2019 तक हमने देखा कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत और सक्षम सरकार का पदार्पण हुआ। 30 साल के बाद में अगर इस देश में कभी बहुमत की सरकार बनी है तो वो मोदी के नेतृत्व में बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पे, उनके कहने पे इस देश की जनता भरोसा करती है। जो भी वो कहेंगे जनता उन्हीं की बात पे अपना भरोसा दिखाती है। रहा सवाल यहाँ के लोकसभा चुनाव का, तो उपचुनाव में यहाँ के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे या कर्मठ नेता थे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, जो 6 बार इसी क्षेत्र से, खंडवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ये शाहपुर या खंडवा लोकसभा क्षेत्र हमेशा बीजेपी का एक बाले किला करके पहचाना जाने लगा। वो इस प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके निधन के पश्चात ज्ञानेश्वर जी पाटिल, इनको यहाँ पे उपचुनाव में उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। वो भी 80 या 85 हजार वोटों से यहाँ से चुनाव जीते हैं। आने वाले चुनाव में भी श्री ज्ञानेश्वर पाटिल को ही फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो सक्षम है। और यहाँ पे फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश में भी बनेगी। देश आज पूरा देश मोदी के नेतृत्व में बहुत खुशी के साथ में, क्योंकि मोदी ने किए हुए अपने काम, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370-35A हो, या उसी के पश्चात 3 तलाक वाला मामला हो, ऐसे बड़े मुद्दे, महिला आरक्षण विधेयक हो, ये तमाम काम जो कभी भी 30 साल तक कांग्रेस कर नहीं सकी, वो मोदी ने अपने नेतृत्व में, अपने प्रखर नेतृत्व से इस देश में लिया। कश्मीर जैसी समस्या को हल करके उसको भारत में जोड़ा। इसी वजह से लोगों का विश्वास मोदी पे है, वो हमेशा अटूट रहेगा। जी बिल्कुल। और चुनावी जायके के साथ में जो है यहाँ पर पानी पूरी के प्रतिष्ठान पर, स्टॉल पर जो है वो पानी पूरी खाकर जो है वो चुनावी चर्चाओं का जो है वो यहाँ पर दौर लगातार जारी है। जी बताइए कि क्या मुद्दे जो है इस बार रहेंगे, चुनावी मुद्दे? देखिए, मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको भाजपा और कांग्रेस ये स्थिति बताने से पहले मैं आपको जो जमीन की स्थिति वो बताऊंगा। क्योंकि अगर भाजपा और मोदी, आपको ये समझना पड़ेगा, पहले आपको मोदी जी को अलग रखना पड़ेगा और भाजपा को अलग रखना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बुरहानपुर विधानसभा की पिछले महापौर की स्थिति देख लीजिए उठाकर, या फिर विधानसभा की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर मियां ओवैसी की अगर कृपा भाजपा पर नहीं होती तो भाजपा यहाँ से जीतने में असंभव है। आप उठा के देख लीजिए, विधानसभा के नतीजे भी उठा के देख लीजिए और पिछले महापौर के वो भी उठा के आप देख लीजिए। ओवैसी जब जब यहाँ पर आते हैं तब तब यहाँ पर भाजपा जीतती है। वरना पिछली बार जो निर्दलीय विधायक थे ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, उनके खासी नाराजगी के बाद में, उसके बाद में भी वो 2 नंबर पर रहे यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो ये चुनाव है ये मोदी जी के चेहरे पर और राम मंदिर पर लड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भाजपा आपको मजबूत दिखाई दे रही है। क्योंकि कांग्रेस ने एन वक्त तक अरुण यादव को टिकट दिया नहीं। अब अरुण यादव अगर यहाँ पर होते
तो यहाँ पर टक्कर देखने को मिलती। मगर अब अप्रत्याशित रूप से नरेंद्र पटेल यहाँ पर आए हैं। अब उनका ऐसा हो गया है कि उनको निमाड़ में पहचानते हैं, यहाँ शायद कोई पहचान नहीं पाता है। वैसा ही ज्ञानेश्वर पाटिल का पिछले चुनाव में था। अगर हम यहाँ पर मुद्दों की बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं, मुद्दों पर अगर चुनाव हो तो आज हम जहाँ खड़े हैं शाहपुर में, इस हाईवे पर आप जितने यहाँ पर शोर देख रहे हो ट्रैक्टरों का, अवैध खनन चल रहा है। 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे से यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। ये डंपर जा रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे सामने से डंपर यहाँ से निकल रहे, मगर यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है। जो रेत की ट्रॉली थी वो कभी किसी समय में 2500-3000 रुपए की हुआ करती थी, आज वो ट्रॉली जनता को 6000 रुपए में मिल रही है। इसका जवाबदार कौन है? मगर आखिर में वही होता है कि नेताजी आते हैं और मोदी जी के चेहरे पर नैया पार हो जाती है। मुद्दे यहाँ से नदारत है। यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है, पलायन करने में मजबूर है। आज आपको शाहपुर के अगर आप गलियों में निकलोगे तो शाहपुर की गली गली में जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, 2 नंबर के काम चल रहे हैं। इस प्रकार की यहाँ पर गतिविधियां हो रही है। ये तो हो गए स्थानीय मुद्दों की आपने बात कर ली। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो है वो क्या आपको पसंद नहीं आ रहे? जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और यही उनकी जीत का प्रमुख कारण है। क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी जी से अगर उनके कोई आपको काम पसंद नहीं आते या किसी प्रकार से आप नाराज होते हो तो आप जाओगे कहाँ? क्योंकि विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष सड़कों पर आपको देखने को मिलती नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश को लेकर वाकई में एक सशक्त काम कर रहे हैं। और मैं अपने मन और तन से नरेंद्र मोदी की विचारधारा को भी और उनके काम को लेकर भी समर्थन करता हूँ। मगर अगर बात जब स्थानीय मुद्दों की आती है तो उनके जो नेता है वो उनको कहीं ना कहीं छवि उनकी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। नेताओं के घर बड़े से बड़े होते जा रहे हैं और उनके कार्यकर्ता आज भी यहाँ पर दरी और चटिया ही उठा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में क्या पंजे का दामन थामेंगे या फूल को पकड़ेंगे? देखो, ऐसा है, मोदी जी ने देश को जो प्रथम स्थान पर रखा हुआ है, ट्रक वाले जो है वो भी बीजेपी के ही पुराने कार्यकर्ता है, संगठन के कार्यकर्ता है, वो भी मोदी जी के साथ में ही जाएंगे। आज तक के अपन ने इसी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि देश इतना अपना अग्रणी होगा। और मोदी जी ने जो काम किए हैं उसी हिसाब से जिन्होंने भी ट्रक चलाया है या कुछ भी किया हो वो भी मोदी जी के साथ में ही खड़े होंगे, ना कि पंजे के साथ में जाएंगे। क्योंकि आज देश में ऐसा कोई नेता रहा नहीं है कि जो देश को और आगे की ओर ले जाए। मोदी जी ने देश को बढ़ावा दिया है, अर्थव्यवस्था को सुधारा है और विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। आम समस्या जिंदगी में चलती रहती है, उन समस्याओं का हटाना, सब एकजुट होकर अगर उन समस्याओं की तरफ अपन अगर ख्याल दे तो सब ये एकजुट होकर उन समस्याओं का हल अपन बैठकर निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, चटपटी पानी पूरी खाने के साथ ही जो है वो यहाँ पर मतदाता जो है वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, किस तरह से फाइट होगी, किसके बीच में मुकाबला है भाजपा कांग्रेस में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने चुनाव के संबंध में जो चर्चा जनमानस से हो रही है कर रहे हैं, इसलिए आपका स्वागत करता हूं। और चुनाव वाली जहां पर बात है, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं, जनता ऐसी मानती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों के वोट देने के बाद उनका वोट कहाँ जा रहा है मशीन से, ये उनको गारंटी नहीं है, इनको भरोसा नहीं। यहाँ पर कई बार मांगे उठी, कई बार इस बात के आंदोलन हुए, कई बार बोला कि जो बैलेट पेपर है उस बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव किए जाए और बैलेट पेपर से जो सच्चाई सामने आती है और आदमी मतदाता जो अपना वोट देता है वो उसमें क्लियर दिखाई देता है कि हमने यहाँ पर वोट दिया है। अब यहाँ मशीन के ऊपर तो पहली बात तो भरोसा नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि इसके खाते से पैसे उसके खाते में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो सवाल एक बात है कि लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है और एक माहौल बेमतलब का पैदा किया जा रहा है कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। तो इनका मापदंड क्या है यही नहीं समझ रहे उस रहा है। तो किस बेस पे बोलते कि अब की बार 400 बार कैसी है? अरे भाई, मतदाता है, वहां पर वो चुनाव डालेगा, वहां पर अपना मतदान करेगा, उसी के बाद की बात है। और ये तो पहले की बोलते कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। और यहाँ पर ये देश में जो है सच्चाई सामने नहीं आ रही, सच कोई बोलने नहीं दे रहे। और जो भी नेता जो है, आज के पहली बात तो एक है कि नेताओं पे भरोसा नहीं रहा है। जिसके घर पे ईडी जाती है वो बीजेपी में चला जाता है। मोदी जी बोलते हैं कि ये कांग्रेस ये भ्रष्टाचार है, इसको जेल में डालो, वो जेल में डालते उसको उधर जाता है तो साफ सुथरा हो जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रजातंत्र में सबको अपना अधिकार है बोलने का, अपनी बात रखने का आदमी है। अभी आपको ये मालूम है कि 2 मुख्यमंत्री
दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है उनके ऊपर। और ये तो अभी तक उनका कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं है, लेकिन देश में हिटलर शाही चल रही है और सामंत नीति पैदा हो गई है। पैसे वाले हो रहे, गरीब गरीब हो रहे। यहाँ किसी सच बात को नहीं समझाने जा रहा है। रोजी रोजगार अगर लोग मांगते तो वहाँ उनको नहीं मिलता है। एक ही बात में मिल जाता है, बोले अनाज मिल रहा है 5 किलो अनाज मिल रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आदमी आज पलायन करके जा रहे। मेरे पूर्व भाई ने किसी ने कहा कि यहाँ से पलायन करके लोग जा रहे हैं। ये सभी जगह की बात है। अब यार न्यूज देखो, पेपर देखो, गांव खेड़ों में से गांव के गांव बंद है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है। यहाँ एक ही बात हो रही है कि वो गुजरात में कभी आप बताओ तो ईडी जाती नहीं। बीजेपी का आज तो कोई लीडर पकड़े नहीं गया बीजेपी में, वो कैसे क्या पवित्र हो गए? उनके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है क्या? चुनाव कैसे लड़ते? और सबसे पहले बात तो चुनाव में जो एजुकेटेड लोग है, पढ़े लिखे लोग है, उनको मौका नहीं दिया जाता है। साधुओं को मौका दिया जाता है। जिनका काम साधुओं का कहाँ बैठने का है, मंदिरों में बैठना है, वो लोकसभा में जाते हैं, साधुओं की सीएम घूम रहे। लाखों करोड़ों रुपए उनकी शान शौकत में जाते हैं। ये प्रजातंत्र में खतरे में है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, प्रजातंत्र में खतरे है। अब लोगों को कोई प्राय नहीं है कि वोट दे तो कैसा दे, कहाँ दे, क्या दे। ये लोगों की जो मंशा है, ये जो बात है, लोग अपने आप में मतलब संतुष्ट नहीं है कि हमारा वोट इनको दिया तो वहां जाता। अभी बहुत सारी बातें उठी, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आके ये कहा बाहर कि देश खतरे में है, सावधान हो जाओ, देश खतरे में है, सावधान हो जाए। ये सबसे पहली बात है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्व है और लोकतंत्र को बचाना ये उनका काम है, हमारी अभिमत है। लोकतंत्र को बचाना भी है और लोकतंत्र को बनाना भी है। और हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोग मौजूद है। तो बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना, राम मंदिर, धारा 370 हटाना, सीए लागू करना, बहुत सारी चीजें जो है वो क्या लगता है कि ये सब चीजें काफी है? पूरे विश्व में अगर कोई ताकतवर आज प्रधानमंत्री को मान रहा है, नरेंद्र मोदी जी को मान रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो योजनाएं चलाई है, फिल्मी सिटी वाले वहाँ पे शूटिंग किया करते थे। वहाँ पे ऐसा माहौल था कि निडर होके लोग जाते थे, पर इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि कश्मीर में कोई जाने से डरता था। ये ऐसा पंत प्रधान पहला है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कि इन्होंने आतंकवाद को, जो कोई एक जन भी आया है तो उसको खत्म कर देते हैं। वो पहले ये वापस जान देते थे, पूर्ववत सरकारें जो थी वो। आज उन्होंने कश्मीर को निर्भीक बना के रखा है। आज विकास की धारा वहाँ बह रही है। आज रही राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, तो आज राम मंदिर का जो मुद्दा है, तो इन्होंने अदालतों में उसको अटका के रखा था सदियों तक। आज सुप्रीम कोर्ट में सतत कार्रवाई होने के बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो आज प्रभु राम वहाँ विराजमान है। आज सीए के बारे में यह ज्यादा बोल रहे हैं कि सीए से ऐसा होएगा वैसा होएगा। आज अप्रवासी भारतीयों को नागरिकता यहाँ पर देना, जो अल्पसंख्यक है, सिंधी भाई, जैन भाई और वहाँ पे अधिकतर जो फारसी है, ये है, इनको जो नागरिकता दे रहे हैं और उनको इस देश का जो ये बना रहे नागरिक, तो क्या गलत है क्या? इनको भय काहे का है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस है ही नहीं आज के तारीख में। मुद्दे ये है कि बस सांसद कोई भी जीते, बस गरीबों को रोजगार, शिक्षकों को उनकी पढ़ाई, हमको मतलब साफ सुथरा सांसद होना था। इस लोग किस किस के बीच में लड़ाई है इस बार? मुकाबला किस किस के बीच में पता है आपको? मुकाबला है ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल जी। क्या लगता है किसका पलड़ा जो है भारी रहेगा? पलड़ा नरेंद्र पटेल जी का भारी रहेगा इस बार। क्यों? क्योंकि जनता इस बार बहुत धोखे खा चुकी है, अब नहीं खाएगी। क्यों? यहाँ पे तो देखा गया कि खंडवा लोकसभा सीट पर जो है हमेशा से भाजपा का एक वजूद बना है। देखो, आप बोलेंगे महोदय कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, एक आम नागरिक जनता के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आप सांसद महोदय ने क्या काम किया है, आप मुझे एक गिन के बता दो। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या है आपकी राय? मेरा कहना यह है कि युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं है। मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज होना चाहिए। बच्चे यहाँ से बुरहानपुर जाते, एक कॉलेज नहीं है। यहाँ के सांसद होने के बाद में यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ है। नंद कुमार सिंह जो चौहान है, वो सिर्फ यहाँ खंडवा लोकसभा के नेता नहीं थे, वो अपितु पूरे निमाड़ के जननायक थे। उसके बाद में, उनके जाने के बाद में जिस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता बिखरी है, परिस्थितियां सबके सामने है। उनका जो लड़का है, उन्होंने निश्चित रूप से चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे, मगर आज की तारीख में अगर आपको मैं बता दूं तो 70% भाजपा आज भी घर में बैठी है और जो 30% भाजपा है वो वर्तमान सांसद के साथ में है।
मगर ये जो चुनाव है राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। यहाँ पर मोहल्ले के नाली गड्ढे ये चुनाव के मुद्दे होते ही नहीं है। एक वक्ता ने इससे पूर्व कहा कि कुछ साधु संत है उनके हाथ में ये सत्ता दे रहे हैं और जिनका काम मंदिरों में बैठने का है। तो मैं उन आदरणीय भाई साहब को बता दूं कि मेरे भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि यहाँ पर संतों और साधुओं ने ही इस देश की बागडोर को हाथ में संभाला है। और जब जब संत इस देश को संभालता है, चलाता है, तो निश्चित तौर से मोदी जैसा नेतृत्व सामने आता है। अब मेरे एक महाशय कह रहे थे कि ये कैसे लाएंगे 400 पार। अब मैं यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो जमीन है वो आपको दिखाना पड़ेगी। असल में यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 5 साल में कांग्रेस या विपक्ष ने कौन सा ऐसा बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरा है? कहां पर आपको कांग्रेस सरकार सड़क पर दिखी है? जब आप सड़क पर दिखेंगे नहीं, आप जनता के मुद्दे उठाएंगे नहीं, तो जनता 400 क्या 500 भी सीटें दे देगी भाजपा को, मोदी सरकार को। एक नेता बता दीजिए जो लड़ रहा हो आम जनता के साथ कांग्रेस का। जब विपक्ष है ही नहीं यहाँ पर, तो जीतना तो भैया भाजपा है और तय है। जी बताइए, क्या चाहते हैं युवा, क्या होना चाहिए? युवा के लिए रोजगार होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि मोदी जी कर रहे हैं युवाओं के लिए भी, और गरीबों के लिए भी बहुत सी योजना निकाली, आयुष्मान कार्ड, उससे गरीबों का इलाज हो पा रहा है। गेहूँ मिल रहे लोगों को, गरीबों को फ्री अनाज मिल रहा है। वो उससे कल्याणकारी योजना ही है, जिससे लाभ मिल रहा है गरीब लोगों को। तो यहाँ पर मौजूद सभी मतदाताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि वोटिंग जो है वो मुद्दों के आधार पर ही की जाएगी। तो अब देखना होगा कि आगामी 13 मई को जो है वो जनता जो है वो इसके पक्ष में उनके भाग्य का फैसला कैद करते हैं। ये आने वाला समय ही देखने को मिलेगा। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।